हेलो एवरीवन। सेवन्थ क्लास का जो पहला लेसन था पादपों में पोषण का हमने पहले जो वीडियो के अंदर कुछ पढ़ लिया था। नेक्स्ट अपने इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे सेवन्थ क्लास का जो साइंस का जो पहला लेसन था, साइंस का पादपों में पोषण। तो इसके बारे में अपने अभी डिस्कस करते हैं कि पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है। जो सेकंड टॉपिक है वो है अपना प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का परिक्रम। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की जो मुख्य भूमिका रहती है प्रकाश संश्लेषण में, वो रहती है पत्तियों की। कि जो पत्तियां होती है वो प्रकाश संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाती है। यदि पौधे की पत्तियों को हटा दिया जाए तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो बहुत कम या फिर अपने कह सकते हैं कि मंद पड़ जाती है। तो इसलिए पत्तियों को क्या बोलते हैं, पादप की खाद्य फैक्ट्री कहते हैं। कि क्वेश्चन आए कि पादपों की जो खाद्य फैक्ट्री है वो किसको कहते हैं, तो आंसर क्या रहेगा, पत्तियों को कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना। फिर है आगे, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। कि जो मृदा के अंदर कोई भी उपस्थित जल होगा, यदि जल की यदि बात की जाए वो भी मृदा के अंदर है। जड़ खनिज तत्व भी कहाँ पे है, जड़ के अंदर है। वो जड़ मतलब कि मूल किसको कहते हैं, जड़ को कहते हैं। ध्यान में रखना कि जड़ के द्वारा ही वो क्या कर ले जाते हैं, अवशोषित का मतलब होता है कि जो जड़ होती है वो खनिज तत्वों को क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, अपने अंदर समाहित कर लेती है। तो अवशोषित का मतलब हो गया ग्रहण करना। तो ये ध्यान में रखना कि जो जड़ होगी, पौधे की जो जड़ होगी, उसके जड़ में उपस्थित जो भी जल तत्व है, खनिज हो गया, ये क्या कर लेगी, जड़ द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे। तो उसके माध्यम से वो जड़ किसको देगी, वो तने को देगी। और तना जो पौधे का तना भाग है वो किसको देगा, पत्तियों तक पहुंचा देगा। क्या, जल और खनिज तत्व। तो पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित CO2 प्रवेश करती है। और पत्ती जो होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म रंध्र के द्वारा क्या होगा, वायु में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या करेगी, पत्तियों में प्रवेश करेगी। अब देखो कि जो जल की क्रिया है, यदि जो जल हुआ वो कहाँ से हमारे को प्राप्त हो गया, जल तो प्राप्त हो गया कहाँ से, जड़ के माध्यम से। और प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो कहाँ से प्राप्त होगी हमारे को, कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तियों से प्राप्त होगी। मतलब कि पत्तियों के अंदर जो सूक्ष्म रंध्र थे वहाँ से क्या प्राप्त होगी, CO2 गैस प्राप्त होगी। और जल कहाँ से होगा, जड़ के माध्यम से पत्तियों तक पहुँच गया। अब ये क्या करेगा, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के किसकी उपस्थिति में, सूर्य का जो प्रकाश आएगा, जो लाइट आएगी, प्रकाश आएगा, सनलाइट आएगी, उसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना देगा, भोजन का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, भोजन का निर्माण हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो किसके द्वारा संपन्न होती है, जल प्लस में CO2 के माध्यम से संपन्न होती है। तो ये बात ध्यान में रखना कि प्रकाश संश्लेषण क्या चीज़ होती है। इसको एक समीकरण के द्वारा और प्रदर्शित करता हूँ मैं। देखो ये समीकरण दी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप सभी को पहले बता ही दिया कि कार्बन डाई जो ऑक्साइड गैस होती है वो कहाँ से हमारे को प्राप्त होती है। उसके बाद है जल हमारे को कहाँ से मिलेगा, जड़ के माध्यम से। सूर्य का प्रकाश तो पता ही है। और ये क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल होता है कि पत्तियों का जो हरा रंग है, पत्तियों का जो रंग होता है वो कौन सा होता है, हरा होता है। ये हरा रंग किसके कारण होता है, इस क्लोरोफिल के कारण होता है। क्वेश्चन है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो क्या लिखोगे, क्लोरोफिल के कारण होता है। जब क्लोरोफिल मिल जाएगा, सूर्य का प्रकाश मिल जाएगा, जल मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी, तो किसका निर्माण हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस में ऑक्सीजन का निर्माण हो जाएगा। ये क्या कहलाता है, उसका खाद्य पदार्थ कहलाता है।
तो मुख्य भूमिका किसकी रही? पत्तियों की रही, क्योंकि पत्तियों के पास ही क्या आया? जल आया। पत्तियों के माध्यम से ही पौधे ने क्या ग्रहण की? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण की। और पत्तियों के अंदर ही क्या उपस्थित है? क्लोरोफिल उपस्थित है। और पत्तियों के माध्यम से सूर्य का प्रकाश हमारे को मिल रहा था। मतलब कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अब इसकी यदि परिभाषा बनाना चाहें इस समीकरण को देखकर तो क्या बनेगी? देखो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं? जल व कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट व ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। वापिस से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 व जल को ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट व ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। सभी के बात समझ में आ गई होगी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? कि खाद्य भंडारण का जो स्रोत है उस किसको कहते हैं? क्लोरोफिल क्या चीज़ होती है? ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आप इन क्वेश्चनों के बारे में भी। तो आगे है आपका जो कोशिका बता रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आपका कोशिकाएं हैं कि जो शरीर की सबसे जो छोटी इकाई होती है, जो सूक्ष्म जो इकाई होती है वो किसको कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। कोशिका से मिलकर ही शरीर का निर्माण, मान लो जो अपना यदि कहें कि अपना जो शरीर का निर्माण वो किसके माध्यम से होता है? कोशिका के माध्यम से होता है। तो जीवों का जो शरीर है, जो सूक्ष्म इकाई है जीवों की, वो किसको मानते हैं? कोशिका को मानते हैं। कि जो सजीवों का जो शरीर, सजीव जो होते हैं जो श्वसन क्रिया करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सजीव होते हैं। तो सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बनना होता है, इसको क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो कोशिका ही सबसे क्या होगी? छोटी इकाई होगी। तो कोशिका के जो मध्य में एक क्या पाया जाता है? कोशिका के मध्य में एक सुस्पष्ट संरचना होती है, जिसको क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। कि कोशिका के मध्य में एक सुस्पष्ट क्या होती है? संरचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जो कोशिका के जो केंद्रक होता है उसमें कोशिका के चारों तरफ एक झिल्ली द्वारा कोशिका घिरी रहती है, उसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कि जो कोशिका होती है वो एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी रहती है, जिसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसके बाद है कि केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा रहता है, जो केंद्रक हो गया। अब देखो कोशिका जो होती है, कोशिका जो चारों तरफ से घिरी रहती है उसको तो बोल दिया कोशिका झिल्ली। और जो केंद्रक होता है वो चारों तरफ से एक द्रव्य के द्वारा घिरा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। और कोशिका के अंदर 3 पॉइंट हो गए। एक तो पॉइंट हो गया केंद्रक का, दूसरा हो गया कोशिका द्रव्य का, तीसरा हो गया कोशिका झिल्ली का। केंद्रक तो हो गया कि कोशिका में एक सुस्पष्ट संरचना, जिसको क्या बोलते हैं? केंद्रक। कोशिका द्रव्य क्या हो गया? कि केंद्रक एक द्रव्य के द्वारा घिरा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। और कोशिका झिल्ली किसको बोलते हैं? कि कोशिका एक झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है, जिसको क्या बोलते हैं? कोशिका। जो 3 पॉइंट हो गए, तीनों पॉइंट की इसके अंदर परिभाषा दी हुई है। तो क्वेश्चन ध्यान में रखना, ये कोशिका का नामांकित चित्र पूछे तो ये चित्र बनाना पड़ेगा आपके, और इसका यदि वर्णन पूछा जाए तो वर्णन करना पड़ेगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।